जब हमने इतने टाइम साथ मिलके सियासत करते हुए हमने टाइम साथ गुजारा है, तो अच्छा नहीं लगेगा कि अब हम एक दूसरे के बारे में बुरे भला कहे। हम समझते हैं कि हर सियासी जमात का अपने सियासी नज़रिया है, मंशूर है, और उनका हक है कि अपने मंशूर और नज़रिया के मुताबिक सियासत करे। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इंशाल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं, ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह, और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ, और आज हम सबसे पहले बात करें अपोजिशन की। तो इस वक्त अपोजिशन जमातों में शदीद इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। PDM की तकसीम के बाद PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी और तानाजनी में मसरूफ़ है, और PDM की नाकामी का मलबा एक दूसरे पर गिराने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन का एक धड़ा जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ग्रुप, आप कह सकते हैं, PDM के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना चाहता है और गवर्नमेंट के खिलाफ जलसों का ऐलान कर चुका है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो मुफाहमत की सियासत पर जोर दे रहा है। गवर्नमेंट और इदारों से नया इमरानी मुआहदा करने का हामी है। PDM से अलग होने वाली पीपल्स पार्टी और ANP ने गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी अलग तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन की तकसीम से गवर्नमेंट के खिलाफ तमाम बुलंदोबांग दावे, नारे और ऐलानात हवा हो चुके हैं, और लग ये रहा है कि अपोजिशन को समझ आ गई है कि अब गवर्नमेंट को गिराना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए फिलहाल सिर्फ बयानबाजी से ही काम चलाया जा रहा है। अपोजिशन की सूरत हाल पर गवर्नमेंट बज़ाहिर मजबूत नजर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब काफ़ी पूरे एतमाद दिखाई देते हैं, जिसका इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ज़ियारत में जब वो खिताब करते हुए कर रहे थे किया। वज़ीर आज़म ने यह दावा किया कि गवर्नमेंट न सिर्फ अपने ये 5 साल पूरे करेगी, बल्कि अगले 5 साल भी PTI की गवर्नमेंट ही होगी। साथ ही उन्होंने ये तंज भी किया और कहा कि गवर्नमेंट गिराने के दावे करने वाली अपोजिशन की हालत देखकर तरस आता है, और फिक्र ये है कि ये साथ रह पाएंगे या नहीं। इसी हवाले से हमारा सवाल है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब जिस तरह मैंने जिक्र भी किया कि अपोजिशन तो आपस में लड़ रही है, जबकि अपोजिशन का कहना ये था जब PDM बनाई गई कि हम गवर्नमेंट को गिराएंगे। आपको लगता है इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की फ़िक्र जायज़ है? उनको फ़िक्र है कि ये पता नहीं साथ रहेंगे या नहीं, और क्या गवर्नमेंट का रास्ता साफ हो गया? इस वक्त तो सूरत हाल यही नज़र आती है, इसीलिए आपको प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, क्योंकि PDM जिस लेवल तक ले गई थी चीज़ों को, उसके बाद फिर जब 2 जमातें उसमें से निकल गईं, ये फैक्ट है कि जब सारी पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होती हैं तो स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। जैसे हमने 2014 के धरने में देखा था कि जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ PMLN की गवर्नमेंट के साथ जाके खड़ी हो गई थी, पार्लियामेंट में बिल्कुल पीपल्स पार्टी भी वहाँ साथ खड़ी थी, तो उस वक्त PTI की आपने देखा कि वो फिर अंजाम वही हुआ जो होना चाहिए था। तो अब जब तक ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे थीं, तब तक बहुत स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी, और ज़ाहिर है जब पीपल्स पार्टी जैसी जमात किसी इत्तेहाद से निकलती है तो उसको धचका लगता है, चाहे वक्ती ही हो। मुस्तकबिल में पॉसिबल है ये फिर कॉमन ग्राउंड्स पे आ जाएं और फिर एक तरह से आपको इनकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही हो। लेकिन इस वक्त चूँकि एक पीरियड ऐसा दरमियान में आ गया है कि ज़ाहिर है अपोजिशन को अब फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। इसीलिए आपने देखा कि PDM का जो लास्ट इजलास हुआ है उसमें जलसों का ही फैसला हुआ, उससे आगे बात नहीं बढ़ सकी। उससे पहले तो लॉन्ग मार्च और हुकूमत को गिराने और क्या बात हो रही थी कि ये नहीं ठहर सकती, उसके लिए फिर अपोजिशन ने अब जो जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिस पे लोग बात भी करते थे कि अपोजिशन को आवाम की तो फिक्र नहीं है, ये सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। PMLN के हवाले से इल्ज़ाम लगता था कि जी उनको सिर्फ अपने मुकदमात की पड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी भी अपने मुकदमात में उलझी हुई थी। बहरहाल जरदारी साहब चूँकि बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, उन्हें चीज़ें ज़्यादा एक हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी है उनकी सिंध में, ज़ाहिर है उसकी कुर्बानी भी वो क्यों देते, जिस वजह से ये इख्तलाफात हो गए। लेकिन जब आप इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं
तो उसमें अगर तो नताइज फौरी मिल जाएं तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब नताइज नहीं मिलते तो फिर सेटबैक होता है और फिर आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, जो इस वक्त ऑपोजिशन ने किया। फिर एक PMLN के अंदर एक बयानी की लड़ाई भी अब नज़र आ रही है। हो सकता है वो गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी ही हो जैसी हमेशा से रही है, लेकिन अगर उसमें कुछ सदाकत है तो फिर जाहिर है वो भी वीकनेस तो हो जाती है कि एक ही सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ही अगर उसके अंदर इख्तलाफात हैं, जैसे हमें PTI में आए रोज़ नज़र आ रहा होता है, जहांगीर तरीन ग्रुप का प्रेशर अलहदा से है, लेकिन अब लगता है कि बज़ाहिर बजट तक तो कोई परेशानी नहीं है गवर्नमेंट को। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जितने कॉन्फिडेंट हैं उनसे तो लगता है कि वो कह भी रहे हैं कि अगले 5 साल में तरक्की होगी, तो फिर क्यों ना उनको मौका दे दिया जाए। इन 5 सालों में भी आपने देख लिया, अगले भी देख कितनी 3 साल में तो तरक्की हो गई है बहुत ज़्यादा, तो अगर वो 5 साल भी मिल जाते हैं तो पता नहीं कहाँ ले जाएंगे उस तरक्की को। तो अल्लाह करे कि वो जो अब कह रहे हैं और बजट में भी रिलीफ की बात कर रहे हैं ये सच हो, तो फिर तो गवर्नमेंट बहुत मजबूत हो जाएगी। और वो ब्रिगेडियर साहब की 30 जून की डेट भी राना साहब को मानना पड़ेगा कि ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, वरना मसाइल तो ज़ाहिर बढ़ेंगे गवर्नमेंट के लिए और ये कॉन्फिडेंस फिर वक्ती हो। हालत काबिल तरस है। जी ब्रिगेडियर साहब, तो समझें कि इमरान खान साहब के लिए अब ऑपोजिशन ज़ाहिर आपस में लड़ रही है, रास्ता साफ है, जो पूरा एतमाद वो दिखाई दे रहे हैं कि अगले 5 साल भी उनके होंगे। आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए वाकई रास्ता इतना सीधा और साफ हो गया है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इतने पूरा एतमाद हैं? लेकिन दुआ बात यह है कि द मोर PDM इज डिवाइडेड द मोर इजी इट फॉर फेडरल गवर्नमेंट। इसको कहते हैं ब्रिज मेड इजी, कि जब ये आपस में 2 ग्रुप डिस्टिंक्ट ग्रुप बन गए हैं PDM के अंदर, एक तो जाहिर है कि PDM और फिर पीपल्स पार्टी ANP वो अलग है, दे हैव लूज चुका। सेकंड देन विद इन PMLN जो डिवाइड हो गया है वो बड़ा इनको नुकसान दिया, उसकी वजह से प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लुक्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, इसलिए कि जब आपने अभी खुद PDM को आपने कमज़ोर कर लिया, मीन्स के PDM जो है नाउ इट इज़ मोर फ्रेंडली टू PDM। जिस तरीके से उन्होंने आपस में लड़ाई की है अनकॉल्ड फॉर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि पीपल्स पार्टी को आप निकाल दें, ANP निकाल दें कि जल्दी उनसे मांग ले, इस्तीफा मांगे और खुद इस्तीफों की बात न करें इंस्टेड ऑफ लॉन्ग मार्च के। तो एक तो ये जिसकी वजह से ये हुआ। सेकेंड, अब उनको साफ नजर आ रहा है, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ PMLN को देखता हूँ, दैट इज शहबाज शरीफ। ही इज नॉट लुकिंग टुवर्ड्स मरियम नवाज एंड मियां नवाज। उनकी सियासत मफाहमत की है, वो चाह रहे हैं कि अभी किसी तरीके से मफाहमत करें और कोई ना कोई हल निकालें बजाय। और मरियम नवाज की स्टेटमेंट देखें तो बिल्कुल कन्फ्रंटेशन की है, वो शी वांट्स अग्रेसिव एटीट्यूड जैसे उनके वालिद का उतरा वो है। फिर इनमें ग्रुप भी बन गए, अगर आपने देखा हो तो इसमें एक शायद खाकान अब्बासी हैं, फिर उसके बाद आपके सामने ये तला साहब हैं, फिर उसके बाद मरियम नवाज हैं, परवेज रशीद हैं। ये ग्रुप जो है ये डिस्ट्रिक्ट हो गया और दूसरे पे शहबाज का क्या ग्रुप बन गया, जिसकी वजह से अब तो PDM और कमज़ोर हो जाएगा, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर, लैक ऑफ ट्रस्ट। जितने इलेक्शन के नज़दीक जाएंगे उतने ही आपस में दूर होते जाएंगे, क्योंकि इनके ज़ाहिर रावल पार्टी पीपल पार्टी PMLN वो भी इशू है। और साथ इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं। PDM के पास जो पहले बयानिया था अब वो भी ख़त्म हो गया। नाउ दे हैव नो नैरेटिव जिसको लेकर वो ये कहेंगे कि हमने अब आगे मूव करना है। क्या मूव करेंगे? सही कोई आप बताइए, PM के मुतालिक कोई इनको बड़ी खबर मिल गई उन्होंने रिश्वतखोरी की है या काम नहीं किया या इकोनॉमिकली डाउन या प्राइस कंट्रोल है, वो आप आई थिंक दे आर गोइंग टू डू, इस पर सॉल्व करेंगे। सो नाउ इज अ टाइम कि PDM इज ऑलमोस्ट वेरी यूनिक, ये दोबारा नहीं उठ सकते और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। जी आमिर साहब, पहली बात तो यह है कि इत्तेफाक से मैं ब्रिगेडियर साहब की तो आवाज़ सुन ही नहीं सका कि कोई मसला आ रहा है, को है क्या है कि मैं उसके ऊपर कोई बात करूं। तो जो अयाज खान साहब ने आखिरी फ़िक्रा कहा था ना कि अगले 5 साल मिल गए तो पता नहीं क्या होगा, वो हेडलाइंस भी यही थी। तो वो लोगों का तबसरा आया था फिर आसमान पे जाएंगे, ज़मीन पे तो रहे नहीं, रहने के काबिल नहीं रहे। और प्राइम मिनिस्टर पहले ही कह चुके हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो फिर अपना अपना फ़ैसला कर लें।
वैसे भी पेशीन गोई आई हुई है जिसने वैक्सीन लगवा ली, क्योंकि यहाँ पे तो हर बात का बतंगड़ बनता है, हर चीज़ का मजाक होता है। और बस ठीक है, फिर इस तरह ही काम इस मुल्क का और इसकी सियासत चलनी है। देखिए इशूज़ होते हैं, हिज़्ब इख्तलाफ में जब अलाइंस बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। ARD बना था जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ और ये सब लोग मुआहिदा करके और चले गए जद्दा, तो वो नवाज़ नसरुल्लाह भी हाथ मलते रह गए। अब जब ये PDM ने मौसर जोर पकड़ा, एक डील ले ली आसिफ अली जरदारी साहब ने, ये बोले, और दूसरे का डेंट पड़ गया प्रॉपरली, जिसके नतीजे में जो आप लोग कह रहे हैं ना PDM फारिग हो गया, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की ज़मानतें हुई। इसको ज़रा जहन में रखिए, क्योंकि अगले सवाल में हम इसके ऊपर और ज़्यादा अच्छे अंदाज से बात कर सकेंगे। सवाल बड़ा क्लियर है वहाँ पे। तो ये समझें कि PDM ने अपना काम किया और बड़ी हद तक किया। एक पार्टी ने उधर से रिलीफ ले लिया, एक में से मुफाहिमत की रिलीफ का अंदाज निकला, क्योंकि वो प्रेशर आया। वो जो अब सुकून का सांस ले रहे हैं ना कि पता नहीं अगले 5 साल में हमारे साथ होंगे कि नहीं होंगे, ये तो हमारा तो ईमान है ना, पल का नहीं पता। वो 2 साल वाले जो होंगे वो वैक्सीन से जो बचना चाह रहे हैं उनको अपना ईमान, हमारा तो ये है ना कि हम बात कर रहे हैं और हमें अगले पल का नहीं पता, वो अल्लाह भी यही जानता है। लिहाजा 5 साल हों 10 साल हों, आप क़यादत करें और आप लोगों की फलाह करें, तो लोग भी दुआ करेंगे, वो क़याफ़े और अंदाज़े नहीं करेंगे। लेकिन इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, लोगों ने आप पे एतमाद किया, आपको वोट दिया। हिज़्ब इख्तलाफ आपके बारे में दूसरे अल्फाज कहती है, लेकिन आप वज़ीर आज़म हैं और आप तीसरे साल को एंड करने जा रहे हैं। और ब्रिगेडियर साहब के 30 जून को मैं अब दोबारा गिनवाऊँगा कि हाँ जी वो भी बजट आएगा और हम सब देखेंगे, और वो मैं नज़र नहीं पड़ रहा, हम भी देखेंगे, बिल्कुल मेरा मकसद वो नहीं है। असल बात यह है कि आप लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं, आप बातें करी जा रहे हैं। आज मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने हवाले दिए हैं, उसका जवाब गवर्नमेंट की तरफ से फ़ौरन नहीं आया। गो के शहबाज गिल ने जो कल होने वाला सेमिनार है उस पर तो आज अपना वीडियो पॉइंट दिया, लेकिन मुझे अभी तक कोई अच्छा जवाब नहीं नज़र आया। जो मिफ्ता इस्माइल ने बड़े पॉइंट्स दिए कि क्या क्या महंगी हुई, सारा मीडिया भरा पड़ा है कि 3 साल में कौन सी चीज़ कहाँ पहुँच गई। अब वो जो रिलीफ 30 जून को तक मिलना है और नज़र आना है हमारे साथियों को और हमें मिलना है, वो हम उस महंगाई से ही नापेंगे ना कि जी हम कहाँ खड़े थे। लोगों की कुव्वत ख़रीद, वो भी एक चल रहा है कि जी ये यूनान के वज़ीर का बयान है कि कुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब तनख्वाहें कम हो गई और रोज़गार ख़त्म हो गए, शटर डाउन हो गए, और बेचारे फैसल साहब परसों किस कोहराम की बिपता सुना रहे थे कराची की, अहले कराची की, क्योंकि वोट भी इन्होंने दिए शौक़ से और मज़े भी अब यही ले रहे हैं और सुकून भी यही लेंगे। तो ये समझना चाहिए। और उन ताजरों को और इंडस्ट्रियलिस्टों को जिन्होंने चंदे इकट्ठे करके दिए थे, अब वो किसके पास जा रहे हैं, अब वो किससे सुन रहे हैं, क्योंकि पैसे भी इन्होंने भर भर के दिए, झोलियां भर भर के। अब दुआएं मिल रही हैं, पहले पैसे मिल रहे थे कि जनाब आप आएंगे तो आप ये चीज़ें बदल देंगे। मैं बड़ी साफ सुथरी वाज़े बात कर रहा हूँ कि वो बता दें कि आम आदमी को रिलीफ कौन सा मिला है, कौन सी चीज़ सस्ती की है, ये बता दें कि जी नवाज शरीफ दौर में इतनी चीज़ें महंगी थी जो आप कहा करते थे, और आपने आके गारमेंट्स चले जाएं, आप मेडिसिन में चले जाएं, आप अशिया खुर्दोनोश में चले जाएं, दुनिया का, पाकिस्तान का कोई शोबा उठाएं, इंपोर्ट वाली चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट वाली चीज़ें हैं, फ्रूट है, सब्जी है, कौन सी चीज़ है जो 2018 में इलेक्शन से पहले क्या रेट था और आपने उसमें कमी करके हमें ये रिलीफ दिया कि अगले 5 साल भी आप ही के होंगे। सिर्फ अंडों की एक मिसाल है कि जून में कभी 150 रुपए दर्जन अंडे मिले थे, तो ये हालत है, तो उस मईशत की मजबूती का क्या फायदा है। और बिल्कुल, और असल सवाल भी यही है कि आप ये जो बजट आ रहा है बर्फ पड़ रही है सर, बर्फ पड़ रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा। फैसल हुसैन साहब, फैसल साहब। आमिर साहब की सिर्फ 2 बातों का एक जवाब दे दूं। एक तो आमिर साहब जो कह रहे हैं ना कि ताजिरों और सनतकारों ने बड़ी खुशी से चंदे दिए थे, दिए भी ये नहीं थे, लिए गए थे, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने मुफ्ता इस्माइल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, तो मुफ्ता इस्माइल साहब से जब वहीं के एक साफ़ी ने पूछा कि आपका अपना प्रॉफिट तो जो है, यहाँ तो महंगाई का और कारोबार की तबाही का रोना रो रहे, लेकिन आपका अपना प्रॉफिट तो जो है वो डबल हो गया है, इसका वो कोई जो जवाब नहीं दे पाया। इसका भी उनको जवाब देना चाहिए, जब इतनी तबाही मची पड़ी है तो इनकी फैक्ट्री का प्रॉफिट कैसे जो है वो डबल हो रहा है। अच्छा, नहीं, वो गरीब आदमी की बात कर रहे हैं ना यार फैसल, वो सनतकारी तो बात ही नहीं कर रहे ना। ओ ये कब से फैसल गरीब हो गया, ये भी तो उन्हीं की बात करता है। सही, बताता हूँ अभी आपकी भी करता हूँ, मैं आपकी भी करता हूँ, फिक्र नहीं कर, आपकी भी करता हूँ।
तो वो देखिए, जो वज़ीर आज़म ने जो कहा है ना, अपोजिशन की हालत देखकर जो है वो तरस आता है, अपोजिशन की हालत देख के भी तरस आता है, और कुछ हमारे साथी दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, उनकी हालत देख के तरस भी आता है, खौफ भी आता है। तरस इसलिए आता है कि उन्होंने जो अपोजिशन के हवाले से और पीडीएम के हवाले से जो जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, अब जो विचारों के साथ और पीडीएम के साथ हुआ वो तो जाहिर है, और उनकी अपनी जो हालत हो गई वो काबिल तरस ही है। खौफ इस बात से आता है कि जज्बाती होकर कि मारगला की पहाड़ी से ये छलांग ना लगा लें, तो हमें इनकी जो है वो केयरिंग करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। बड़े नफसियाती दबाव का इंतशार का शिकार है ज़ाहिर आजकल, तो इसको हमें इनकी केयरिंग करने में बहुत ज़्यादा जो है दुआ, इस पे आप थोड़ी तवज्जो दें सारे केयरिंग पे ना। सही। देखिए, इस मुल्क का जो सबसे बड़ा जो अलमिया है इस मुल्क में और इस कौम की, जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, और इमरान खान की जो सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती है, इमरान खान को जो है वो अपोजिशन मिली नहीं। इस मुल्क के अंदर जो है वो अपोजिशन नाम का जो है कोई वजूद ही नहीं था इस 3 साल में, 3.5 साल में। जैसे मेरी बात करने वाला, गरीब आदमी की बात करने वाला, कोई ऐसा इस कुव्वत ही नहीं थी कि जो एक आम आदमी की जो है वो बात करता। कोई क्या अपोजिशन का वजूद था, क्या अपोजिशन की सियासत थी? कभी इन्होंने पूरे 2.5-3 साल में जो है कोई एक भी किसी आम आदमी के इशू को उठाया? इन्होंने तो अपनी पूरी की पूरी जो सियासत की अपोजिशन ने, वो तो सिर्फ लीडरशिप के मफादात के लिए की कि किस वक्त उनके मराद लेने, किस वक्त उनको जो है बाहर भिजवाना है, किस वक्त अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद करना है। 100% कामयाब रहे। क्या इनको प्रॉब्लम है? कभी इन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया? कभी सिर्फ अंडे की कीमत पे, जैसे एयाज साहब बता रहे हैं कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, उसके लिए आवाज उठाई कि इतना महंगा अंडा क्यों बिक रहा है? सिर्फ इस मौजू पे रोकते ना, उठाते आवाज। कराची में इस वक्त पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है ना कि कराची में जो है वो बदतरीन जो है वो पीपल्स पार्टी के मुजालिम का शिकार है। कराची में जो अपोजिशन का जलसा हुआ, पूरे जलसे में किसी एक भी मुकर्रिर ने कराची के हवाले से एक जुमला नहीं बोला, एक जुमला नहीं बोला। आपने तो खुद इतनी बड़ी ऑडियंस को जो है वो अपने आप से जो है वो दूर कर लिया। अच्छा, हमें और आपको पता था, हम तो पहले दिन से आप गवाह हैं कि हम बोल रहे हैं भाई पीपल्स पार्टी के हाथ में तो स्क्रिप्ट है, तो आपको नहीं पता था कि पीपल्स पार्टी के हाथ में स्क्रिप्ट है? आप क्यों बेवकूफ बन रहे थे उस पीपल्स पार्टी से? पीपल्स पार्टी ने अपने पत्ते पहले खेल लिए, आप इंतजार करते रहेगा। फर्क इतना हुआ, आपने भी पीपल्स पार्टी के कंधों पे रख के बंदूक चलानी थी, आपको मौका नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने जो है पहले बंदूक चला दी, अपने पत्ते खेल लिए। जिस तरह तहरीक इंसाफ जीती, आपको नहीं पता पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध में कैसे जीती है? अंदरूनी सिंध के इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में कहते हैं इलेक्शन में गड़बड़ हुई, भाई आप अंदरूनी सिंध के इलेक्शन की बात क्यों नहीं करते? वो बड़े शफाफ इलेक्शन हुए थे क्या? कभी बात की अपोजिशन ने अंदरूनी सिंध के इलेक्शन की कि वहां इलेक्शन किस तरीके से हुए थे? वहां धांधली नहीं हुई थी? या ये कम से कम इतना तो बोले ना कि ये इतने शफाफ इलेक्शन हुए थे कि 2023 के इलेक्शन बिल्कुल उसी तरह होने चाहिए जैसे अंदरूनी सिंध में 2018 में हुए थे, फिर इतनी इखलाकी जरूरत पैदा करें। ठीक, सही है जी। ये अपोजिशन ने बड़ा जो जुल्म किया अपने साथ किया, इस कौम के साथ भी किया। इस कौम को इस वक्त अपोजिशन की जरूरत थी, अब अवाम के साथ नहीं खड़े हुए। अब बेहतर ये है कि अपोजिशन को 2023 की तैयारी करें। अब इनके हैसियत एक अपोजिशन के, अब इनमें इनके किसी भी बयानिए में अब कोई दमखम नहीं है। अब इलेक्शन की तैयारी करें। इनको इमरान खान जैसी कमजोर तरीन हुकूमत मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने जाती मफादात के लिए और अपने खानदानी मफादात के लिए जो है इस मौके को जो है वो ज़ाया कर दिया। सही हो गया जी। इलियास साहब, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब सही कह रहे हैं कि उनको कोई अपोजिशन का सामना नहीं। 3 साल तो उन्होंने उलझा के रखा, उनको भरपूर तरीके से उनको केसों में उलझा के रखा। वो अपने दिफा के लिए लड़ते रहे सारे, और जो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, वो अपने केसेस लड़ते रहे अपने पार्टी के रहनुमाओं को छुड़ाने के चक्करों में, उनके लिए करते रहे। आवाम के लिए तो किसी ने सोचा नहीं, आवाम के लिए तो कोई बात ही नहीं हुई। आवाम तो आज भी महंगाई में पिस रहे हैं, बुरी हालत का शिकार हैं। कैसा रिलीफ मिला उनको? कोई रिलीफ नहीं मिला। अब आके जो अपोजिशन ने कहा है कि जी बात करेंगे, बजट पर बात करेंगे, ज़ाहिर है हर साल में बजट के बारे में बात, ज़ाहिर उन्होंने कबूल नहीं करना, मुस्तरद करना है बजट को। इकोनॉमिक इंडिकेटर गवर्नमेंट के वैसे ही बेहतर उन्होंने कर लिए हैं, तो अब गवर्नमेंट के लिए क्या रह गया है? गवर्नमेंट तो चुप करके वैसे ही इतनी यानी कि दोस्त अपोजिशन गवर्नमेंट ऐसी किसी गवर्नमेंट को नहीं मिली, किसी तरह उनको टफ टाइम नहीं दिया सके। जो आपस में लड़ते रहे, वो आपस में यही लड़ते रहे, इस्तीफे दें ना दें, इसी मसले में उलझे रहे। लॉन्ग मार्च करें ना करें, आपस में इत्तेफाक ही नहीं हो सका।
और बहरहाल ये जिस तरह कहा जा रहा है कि पहले पत्ते वो खेल गए पीपल्स पार्टी, बाद में अब ये जेल से ये बाहर निकल आए मियां शहबाज शरीफ साहब, मुफाहमती जो अपोजिशन है वो देख लें कि किस तरह कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और उसी तरह चल रहे हैं। आवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं हुआ, गवर्नमेंट को लफ्ज़ों में रिलीफ दे दिया हुआ है और जी इकनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हो गए और इस सूरत हाल की वजह से क्या आवाम पिसरी है। अब देखें अगले 2.5 साल क्या होता है, इनके साथ अगर अपोजिशन होती है तो अगले इलेक्शन में लड़ेंगे। आवाम को तो समझ नहीं, अगर गवर्नमेंट ने सही काम किया होता तो इलेक्शन में ज़िमनी इलेक्शनों में इस तरह की सूरत हाल ना होती। ये आवाम ने तंग आके इनके खिलाफ वोट दिए, सही हर जगह इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो लिहाजा अब अपोजिशन को चाहिए कि अभी भी तो बिगड़ गए, उनके लिए स्ट्रेंथ कम हो गई है। अगर ये मिल के अगर करते, गवर्नमेंट को टफ टाइम देते, बेहतर लाते आवाम के लिए, तो आवाम आज इनके साथ खड़े होते। बिल्कुल आवाम की दिलचस्पी इस काम में नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी टफ टाइम मिला कोरोना की वजह से, इस तरह सूरत हाल, लेकिन गवर्नमेंट इनके साथ अच्छा खेलती रही, इनको उलझा के रखा। इन्होंने अपने लड़ते रहे इश्यूज पर, फिर आपस में लड़ने लग गए। तो जब अपने आपस में लड़े तो गवर्नमेंट के लिए बड़ी दोस्त अपोजिशन है। अब देख लें 2 साल में क्या हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं, बैठे हुए मीटिंग्स कर रहे हैं। अब कोशिश कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब इसलिए खुश हुए हैं क्योंकि उनको देखा कि लास्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब ने जो कोशिश की है कि इनको मिलाने के लिए, फिर मुस्लिम लीग नून में 2 बयानियाँ आ गए, तो फिर वो एक दफ़ा पीछे चले गए बैकफुट पर। तो अब ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। बिल्कुल सही बात है, और वैसे भी यही है हमारे मुल्क की, जहां अपने ही मफादात को तरजीह दी जाती है। ये सवाल अपनी जगह वैसे ही रहेगा कि आवाम को रिलीफ कब मिलेगा और क्या मिलेगा भी सही या नहीं। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल आज है हुकूमत शहबाज कानूनी जंग में सीज़ फायर। हम सवाल रखेंगे खिचड़ी पक क्या रही है, हो क्या रहा है, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बैरून मुल्क रवानगी के मामले पर गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान जारी कानूनी जंग में सीज़ फायर हो गया, मामला तय पा गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट की अपील पर समाअत हुई है। समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने केस का रिकॉर्ड पेश किया। मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने फ़रीक़ैन के सामने मुतअद्दिद सवालात उठाए हैं और सख्त रिमार्क्स भी दिए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अपनी अपील वापस ले ली है, जबकि शहबाज शरीफ ने भी तौहीन अदालत दरख्वास्त की पैरवी ना करने की यकीन दहानी करा दी है। इसी हवाले से हमारा सवाल है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान कानूनी जंग में जो लग रहा है सीज़ फायर हो गया, मामला तय पा गए हैं, अब ये हो क्या रहा है, अंदर की कोई कहानी, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है कि ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं? आज तकरीबन 2 साल से जो सीर हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह, उनकी ज़मानत का केस था और सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि हुकूमत जब बदलती है नैब का रवैया बदलता है। आज हुकूमत के केस एंटी करप्शन में चलाए जाते हैं और मुखालिफिन के केस नैब में चलाए जाते हैं। ये बाकायदा उन्होंने कोर्ट में रिमार्क्स दिए हैं। तो आप समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस हर दफ़ा नैब को आड़े हाथों ले रहे हैं, बता रहे हैं कि वो बयानियाँ जो शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये न्याजी और नैब गठजोड़ है, वो जजेस भी बयान कर रहे हैं। ये मैंने आज की बात बताई है। पिछले जो मुख्तलिफ जजेस, जिसमें अताब बंदयाल साहब से लेके जो अहाद चीमा के बारे में 2 दफ़ा रिमार्क्स दे गए थे कि वो जेंटलमैन 2 साल 3 साल हो गए अंदर पड़ा है और क्या केस है। और खुर्शीद शाह का भी ये केस था कि जी 44 में से सिर्फ 7 गवाह भुगते हैं, तो कैसे केस चलाएंगे। अब आप कोई बताएं कि ये जो इमरान खान साहब और उनकी टीम और नैब किस फुर्ती से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नवाज शरीफ की जनाब आपने गलत, हाई कोर्ट ने, जज साहब ने उनका नाम निकाल दिया और इनकी ज़मानत गलत की। ज़मानत 3 जजों ने लिखा है फैसला और ठोक बजा के प्रॉपरली नैब की, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना मंजी पीढ़ी, ठोक दिया है कि क्या केस बनाया है, एक भी सबूत नहीं है और नैब कह रहा है जी हमें कोई पैसे की शहबाज शरीफ के अकाउंट में नहीं मिला। ये जजेस का लिखा हुआ फैसला है। अच्छा जी, अब ये क्या है कि जी मुफाहिमत हुकूमत अपोजिशन की हुई या उन्होंने काम किया जिन्होंने ज़मानत कराई और बोला कोई भी नहीं। ये जितनी तेज़ी से गए थे उतनी तेज़ी से वापस आ गए। शहबाज शरीफ ने तो बाहर जाना है, वो जाएगा, ये रोक लें। हमने पहले दिन भी यही कहा था, अब भी होगा फैसला। भाई बात यह है कि जब समझ आ रही है, जो मैं पिछले सेगमेंट से इसको रिलेट करता हूं कि पीडीएम का बयानिया सर चढ़ के बोला है, तभी ये चीज़ें डेंट पड़े हैं, बयानिए में भी फ़र्क आए हैं, गुफ्तगू में भी फ़र्क आई है और हर तरफ आई है। अब उसका जो
अल्टीमेटली फैसले होने हैं उस पर खान साहब बोल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं लोगों को कि जनाब मैं इतना पुरेतमाद हूँ कि पैसा टका कोई नहीं है खजाने में, लेकिन मैंने इतने अरब रुपए के हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रोजेक्ट्स दे दिए। और चीफ मिनिस्टर ने तो कमाल ही कर दिया, पंजाब वाले ने ना इतना काम दे दिया है कि वो जो पंजाब में कहानी बन रही है ना कि वो पिंक होता है पंजाब, वो बजट में ना डेवलपमेंट के पैसे होते हैं, बजट बुक पिंक होती है, उसके जो कमीशन है ना वो पहले से तय करने के लिए भाग पड़े हैं, भाई इतने पैसे आने हैं, लेकिन वो कहते हैं जी पिछले भी नहीं आए तो अगले आएंगे तो कमीशन की बात करेंगे। सिंध में तो ये काम है ही है ना कि भाई 50% काम हवा में होगा और 50% कमीशन में होगा। अब पंजाब भी पीछे नहीं है। तो ये जो सारे बयानिए हैं ना, ये अगले इलेक्शन की तैयारियों के हैं कि जो देखें मैं तो ये अनाउंस करने जा रहा था, मैंने तो ये कर दिया था। आप बताएं ना वो 1100 अरब रुपए का जो पैकेज था वो कहाँ गया? ये जो सड़क बिल्कुल अच्छी बात है कि अब इन्होंने सक्खर हैदराबाद मोटरवे बनाने का फैसला किया, ये तो 3 साल पहले ओके हो चुकी हुई थी। फिर कहते हैं ना कि वो नवाज शरीफ, अरे भाई वही सड़कें आप बना रहे हो, वही प्रोजेक्ट 3 साल बाद शुरू कर रहे हो, खुदा का वास्ता आ जाओ वापस मिसाके मईशत पे, आपको सारी अपोजिशन ऑफर कर रही है। सब लोग ठीक होके बैठ जाओ, पार्लियामेंट में चलाओ, इलेक्शन में सब ने अपने अपने वोट ले लेने हैं, इस मुल्क को भी चला लें, इसके अलावा कुछ नहीं है कहानी। ये आप देख लें आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख लिखी गई है किस तरीके से सब ने आंखें बंद करके, और जितनी तेजी से गए थे, मैं तीसरी दफा ये फिक्रा कह रहा हूं, उतनी ही झाग की तरह बैठ गए। हुकूमत बैठी, नैब बैठा, क्यों बैठे? जी आया साहब। अच्छा, एक तो देखें, ये कहते हैं जी कि उनके मंसूबे, ये तो क्रेडिट इस गवर्नमेंट को देंगे, इन्होंने वो मंसूबे रोके नहीं है, देर से सही उनको भी आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि माजी में ये होता रहा है, बहुत जुल्म होता रहा है कि मंसूबा एक गवर्नमेंट में बनाया, जब दूसरी आई तो उसने उसको रोक दिया या उसमें तरमीम कर दी। जैसे लाहौर में एक अंडरग्राउंड मेट्रो बनने जा रही थी, वो बेहतरीन होती, 2 आपको चीज़ें चलानी पड़ी, डबल आपको उस पर वो सब्सिडी देनी पड़ी, है बड़ा जुल्म है। ये क्रेडिट इस गवर्नमेंट का है, इसको देना चाहिए, बिल्कुल चलें, उनके मंसूबों पे तख्तियाँ लगा रहे हैं, लेकिन उनको रोका नहीं, चलने दे रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वो ये भी सवाल वहाँ पूछा कि क्या कोई मिसाल मिलती है रिलीफ इतनी जल्दी देने का किसी को, कि 12 बजे जुमे को समात रख ली गई, और वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि एक दिन में हुआ है, शहबाज शरीफ साहब को वहाँ से इस्लामाबाद से बुलाया गया कि जी आए आज ही फैसला करना है, तो वो तो सवाल उठा जाहिर है, इसके बावजूद कि ये सबको पता है कि कहाँ से हुआ था। फिर एक बात है कि वो गवर्नमेंट ने अगर ये वापस ले लिए ब्लैक लिस्ट में वो जो डाला हुआ था उसको, तो ECL में तो शहबाज शरीफ साहब हैं, अब ECL से कैसे निकलेंगे वो? अगर गवर्नमेंट खुद निकाल देती है उनको ECL से, तो फिर तो गवर्नमेंट का सारा वो बर्बाद हो जाएगा। और मुझे ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब फिलहाल अब बाहर नहीं जाना चाहते, वो यही रहना चाहते हैं। ज़ाहिर है अब वो फिलहाल आराम से वो मूवमेंट हो रही है, उनकी अपोजिशन लीडर भी हैं, वो असम्बली में भी नज़र आएंगे आपको, हर जगह वो जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है उनके लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये टेक्निकल ज़्यादा है, ये इशू सियासी से ज़्यादा, जो मेरा ख्याल है ये इतना सियासी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं, ये टेक्निकल ज़्यादा है। और शहबाज शरीफ साहब चूँकि जब तक ECL पे नाम है वो बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे। जी इलियास साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बिल्कुल यही सूरत हाल है कि शहबाज शरीफ साहब का जो इन्होंने केस वापस लिए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी पहले वापस लिया, फिर उधर सुप्रीम कोर्ट में। अब ये मसला है कि इसमें कोई ना कोई है जो, क्योंकि अब अप्लाई करेंगे ECL में से लिए, शहबाज शरीफ साहब अभी रुक गए हैं वक्ती तौर पर, और इसके लिए वो अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे ECL में से नाम निकालने के लिए। जिस तरह शेख रशीद साहब कह रहे थे एक टाइम है, टाइम फ्रेम के मुताबिक करेंगे, और ये सूरत हाल उतनी देर में वो अपोजिशन भी करेंगे, बजट का इंतज़ार भी करेंगे उसमें अपना, ताकि अपना भरपूर तरीके से अपना किरदार अपोजिशन का जो है वो अदा कर सकें। और इसके लिए वो जो है कि कहा जा रहा है जो कि खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी तो हर वक्त पकती रहती है, कोई ना कोई बातचीत तो होती रहती है, लेकिन ये सूरत हाल अभी वाज़ह नहीं हो रही कि जो क्या है। देखें दोनों की जानब से गवर्नमेंट का इस तरह वापस कर लेना, अपना केस वापस ले लेना, जिस तरह उन्होंने एग्रेसिव होकर कहा था कि नहीं हम जाने देंगे, तो पहले इतनी फुर्तियाँ दिखानी नहीं थी इस तरह के, ब्लैक लिस्ट में नाम है इस तरह करके। तो जो है कि अगर कर दिया है तो फिर बाद में ECL में नाम डाला है, तो अब ये है कि दोनों की इज़्ज़त, गवर्नमेंट की इज़्ज़त बच गई जो इन्होंने किया। ये काम जो थे बड़े पहले करने वाले थे कि कानून के कायदे के मुताबिक रहने के, ये इसी तरह उजलत में केस भी बना देते हैं और फिर
बाद में साबित करना भी इनके लिए मुश्किल हो जाता है। गवाहों के बयान और इसी तरह लटका के रखते हैं, फिर बाद में ज़मानत हो जाती है, फिर बाद में इनसे रिकवरी नहीं होती। तो यही अगर शायद अगर ठोस बुनियादों पर हों, अगर सही तरीके से, तो जाहिर है फैसला करने में आसानी में। अगले 5 तो ये अभी तक तो कोई 3 साल गुजर गए, इसमें कोई फैसला नहीं हो सका। इसमें ये भी किसी दिन आके कहेंगे कि जी हमने बड़े अहम केस बना दिए, वो अगले टाइम चाहिए टाइम। तो टाइम अभी पता नहीं कितना चाहिए इसके लिए कि इनके लिए। जी फैसल साहब। अच्छा देखिए, आइडियलिज्म जो है ना एक बिल्कुल अलग चीज़ है और ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो बिल्कुल जो है वो अलग चीज़ है। मुस्लिम लीग नून भी किसी आइडियलिज्म का जो है वो शिकार नहीं है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक सियासत करने के लिए जो है ना एक ख़ास सतह का जो है ना आपको जो है एक फ़हम दरकार होता है। ये फ़हम जो है नवाज़ शरीफ साहब के पास और मरीम साहिबा के पास जो है वो नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के पास हैगा। और मेरी अपनी ज़ाती राय में शहबाज शरीफ साहब की जो सियासी बसीरत है वो आसिफ ज़रदारी साहब से भी ज़्यादा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो एक अलमिया है कि वो उनकी राह में कोई आइडियलिज्म जो है रुकावट नहीं है। उनकी राह में जो रुकावट है वो उनके ख़ानदानी मसाइल हैं। वो ख़ानदानी मसाइल जो है वो बुनियादी तौर पे जो है वो शहबाज शरीफ की राह में जो है रुकावट है। ज़मीनी हक़ाइक़ का तकाजा ये है कि इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को और मरीम साहिबा को इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जो है वो मौका देना चाहिए। इस वक्त इमरान खान का जो मुतवादिल है वो शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं। देखिए, इस बात को समझें कि इमरान खान की हिमायत जो लोग कर रहे हैं उनको उस हिमायत के रास्ते से बाहर आने के लिए भी जो है वो एक महफूज रास्ता चाहिए। वो रास्ता जो है सिर्फ शहबाज शरीफ साहब दे सकते हैं। फिर इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये इनके आपस के जो ख़ानदानी मसाइल हैं और जो एक मुस्तकबिल का खौफ है कि वो शहबाज शरीफ साहब किसी को टेक ओवर ना कर लें, वो खौफ जो है वो शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो उसकी राह में जो है वो रुकावट बना हुआ है। ठीक है, मुस्लिम लीग अगर किसी आइडियलिज्म की बुनियाद पे तो कोई सियासत नहीं कर रही है, तो शहबाज शरीफ साहब को मौका देना चाहिए कि वो उनके जो भी कार्ड हैं, जो भी पत्ते हैं, वो सुकून के साथ खेल रहे हैं। वो नतीजा खेज साबित होंगे 2023 के इलेक्शन में। सही है। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून को और शहबाज शरीफ के बयानिए को या मुस्लिम लीग नून के बयानिए को किसी मुखालिफ से खतरा नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग की लीडरशिप से जो है इस बयानिए को खतरा है। एक बात हमें बिल्कुल अपने जहन में बिठा लेना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत आइडियलिज्म की बुनियाद पे नहीं होती, ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पे होती है। मेरे आपकी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, मेरे आपके नज़रियात कुछ भी हो सकते हैं, और आप किसी भी फ़लसफ़े के पैरोकार हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। हम इन ज़मीनी हक़ाइक़ को जो है वो समझना होगा। हमसे ज़्यादा जो है मुस्लिम लीग को समझना होगा, हमें तो पता है। सही। ब्रिगेडियर साहब। वाह वाह वाह। लेकिन दुआ बात यह है कि इस वक्त क्या शहबाज शरीफ जो इस पोजीशन में हैं, जो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पार्टी में वोल्ट क्रिएट कर वापस लेकर आ रहे हैं, पीडीएम में वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ PMLN वो कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये पोजीशन हासिल की है। क्या आप समझती हैं कि इस वक्त वो जाना चाहेंगे और वापस मरीम नवाज को सारा कुछ हैंड ओवर कर देंगे, जो कि बहुत एम्बिशियस भी हैं, वो चाह भी ये रही हैं और उनकी पूरी कोशिश है शहबाज से दिल से कि वो चले जाएं ताकि उनको एक फिर ईजी प्लेइंग फील्ड मिल जाए। ये रसाकशी जिसकी वजह से मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने अभी फिलहाल जाना मुलतवी किया है ताकि वो अपना होल्ड पार्टी में रीगेन करें, जो कि जेल की वजह से वो काफ़ी मिस कर चुके थे। इसके साथ साथ जितना ये क्लोज हो रहे हैं उतना ही PDM वीक हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो रही है। और उसके साथ ये जो केस वापस है वो हाई कोर्ट के खिलाफ अपील में गए थे, उन्होंने ब्लैकलिस्ट से तवीन डाली तो उन्होंने वापस कर दिए। बट वो जो उसमें ECL नाम तो रहेगा वो उस पर जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। सो उनकी सियासत बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। इसी के साथ पीपल्स पार्टी उनको एक्सेप्ट कर रही है, गवर्नमेंट में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है, बिकॉज दे वांट गवर्नमेंट जितना शहबाज सिंह को क्लोज करेगी उतना ही उन्हें रिफ्ट करने का PMLN में, बिकॉज ऑफ जो नवीन क्लियर नजर आ रही है। ये बेनिफिट्स और ये डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से फिलहाल शहबाज सिंह मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटरेस्टेड। ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक हम वापस आएंगे। आज हमारा तीसरा सवाल होगा हुकूमत का इम्तिहानात पर यू टर्न।
हम सवाल ये रखेंगे कि फैसला साजी का फुकदान क्यों है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। 10वीं और 12वीं के इम्तिहान पहले होंगे और 9वीं और 11वीं के इम्तिहान जो है वो बाद में होंगे। हम ये चाहते हैं कि तीसरे हफ्ते सितंबर तक सारे रिजल्ट जो है वो आ जाएं, और जब वो रिजल्ट आ जाएं तो यूनिवर्सिटी में और मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और बाकियों में दाखिला जो है वो आसान हो सके। नाज़रीन, इम्तिहानात के हवाले से तलबा का एहतजाज काम कर गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद को शफ़क़त दिखानी पड़ गई। गवर्नमेंट ने पहले 24 जून से 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात लेने का ऐलान किया था, जिस पर तलबा की जानिब से शदीद एहतजाज भी देखने में आया। आज बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के बाद इस हवाले से एक यू टर्न देखने में आया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ये कहना है कि अब 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 24 जून की बजाय 10 जुलाई के बाद होंगे। 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी का होगा, जबकि इंटरमीडिएट के सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात लिए जाएंगे। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आपकी वैसे साइंस क्या कहती है, यू टर्न अच्छे होते हैं या बुरे? एक तो इस पर रोशनी डालिएगा। ये गवर्नमेंट का इम्तिहानात के मामले पर यू टर्न, ये फैसला साजी का फुकदान कहना चाहिए, अगर है तो? ये कुव्वत फैसले का तो ज़ाहिर है वो फुकदान है, लेकिन इसके असरात के बारे में जो है ना अभी हम राय दे नहीं सकते कि इसके जो है वो असरात क्या पड़ेंगे। अब वो फिर अगला तरीक़ेकार भी जो है वो वाज़ेह नहीं है कि जो पेपर नहीं लिए जाएंगे उनको कैसे जो है वो उसमें जो है बच्चों को जो है वो क्लियर किया जाएगा। अब जो सूरत हाल है बहरहाल, लेकिन अगर उन्होंने ये अवाम के दबाव पर आके और तलबा के दबाव पर आके काम किया है तो बहुत ही एक अहमकाना इकदाम है। एक साइंसी इशू था, आप भी देखते भाई, आप तो इस वजह से कर रहे थे ना कोरोना लगेगा या नहीं लगेगा, इसी ये एक साइंसी इशू था, इस बुनियाद पे आपको फैसला करना चाहिए था ना। तो अब ये कैसे कि इख्तियारी मज़ामीन में तो वो कोरोना नहीं लगेगा और जो लाजमी मज़ामीन है उसमें जो है वो कोरोना लग जाएगा। तो ये कोरोना क्या है, वो उसको पता है इख्तियारी क्या है और लाजमी क्या है। आप कुछ सेंस की बात करें यार, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आप लोगों को हंसी आ जाएगी सबको, इसलिए। अच्छा, आमिर साहब मुस्कुरा भी रहे हैं, आपका कंप्लीट हो गया? मैंने तो पहले क्या बताया ना, इख्तियारी मज़ामीन तो ले लें, उसमें कोरोना नहीं लगेगा और जो लाजमी उसमें कोरोना लग जाएगा। साइंस है, मुझे आप बताएं इस बात की, कोई ये कोरोना को क्या पता? आमिर साहब अच्छा जी, बात सिंपल सी है। फरवरी में मुलाजमीन ने मुजाहरा किया, 25% फेडरल गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ा के ढेर हो गई। वो जो कहते हैं ना एनआरओ नहीं दूंगा, एक लम्हे में फारिग। चंद स्टूडेंट्स फैजाबाद आए और 14 दिन के करंतीने से बाहर आते ही वजीर तालीम बमाए तालीम ठुस। अच्छा भाई, ए लेवल वाले तो देते ही 3 पेपर हैं 2 साल में, आप बनाए ना एक तालीम। 5 साल से आप पहले कह रहे थे, 3 साल से आप अब यहाँ 8 साल तो इक़्तिदार के हो गए, क्या निसाब तालीम बनाया भाई आपने? 18वीं तरमीम को रोते हैं तो सूबे बाइख्तियार थे, केपी में क्यों नहीं किया? यहाँ आके आप अब क्या कर रहे हैं, कहानी लोगों को कहानी सुना रहे हैं। और पहली से 8वीं का फिर फैसला नहीं किया और कहा है कि अपने अपने तय फैसला कर लें। यानी शफकत महमूद इस्लामाबाद के लिए एफडी का अनाउंस नहीं कर सके कि पहली से 8वीं के बच्चे इम्तिहान दे के नहीं देंगे। ये 9वीं वाले जो अब 10वीं का इम्तिहान दे रहे हैं और 11वीं वाले जो अब 12वीं का इम्तिहान दे रहे हैं, ये पिछली दफ़ा भी खैरात में पास हुए सारे के सारे बगैर इम्तिहान। ये कहाँ और कैसे पढ़ेंगे ये नहीं सोचते। इनको सिर्फ ये होता है जी ट्विटर पे हमारी शामत आई है लिहाजा फौरन फैसला बदल दिया। अरे भाई अकल के अंदो, पहले ही सोच लेते हैं कि भाई हमने इम्तिहान देना है तो ठीक लेना है, तो पहली दफ़ा में ही 4 कर लेते। अब ये जो मुजाहरा हुआ है इसका मतलब ये है कि इनकी गवर्नमेंट से जो बात मनानी है मुजाहरा करो, चाहे वो अपोजिशन करे, वो स्टूडेंट्स करें, वो मुलाजमीन करें, इन्होंने उसके बाद मानना है। ये कोयटा भी तभी गए थे जब वो मुजाहिरीन नहीं उठे थे। मतलब यार कोई तो सिस्टम बनाए कि आप खड़े हो जाएं, यार ये हमने फैसला मंतकी तौर पे किया है और हम इस पे खड़े हैं। इसका मतलब है बस ठीक है, जब मुजाहरा करो और काम चला लो। जी ब्रिगेडियर साहब, आमिर साहब बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है। ट्विटर पे लोगों ने कैंपेन चलाई और उन्होंने उस पर देखें इत्तेफाक भी हो जाता है। ये तो आज के शो की कामयाबी है कि फैसल साहब और आमिर साहब एक पेज पर आ गए हैं। ब्रिगेडियर साहब देखें, दो बात यह है कि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि देयर इज अ वे टू फंक्शन एज अ गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए, जब ये NCOC इजाजत दे देती है एग्जाम्स के बारे में, देन राइट अ लेटर टू प्रोविंस, चारों से सजेशन दें
आप फिर बैठ के उसको वेट करें, कोलेट करें, उसका एक एनालिसिस करें एंड देन कॉल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस और बैठ के फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव फैसला करें। प्रॉब्लम ये होती है कि कभी फेडरल गवर्नमेंट फैसला कर लेती है, फिर वो प्रोविंशियल को गवर्नमेंट को सूट नहीं करता, वहाँ से चेंजेस होती है, फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। सो आप कॉलेज के जितने जो चांसलर्स हैं उनसे आप डिटेल लें, प्रोविंशियल फॉरन एजुकेशन मिनिस्टर से बात करें और फिर एक फैसला करें कि बच्चों को कितना टाइम देना। देखिए प्रॉब्लम ये है कि बच्चों जो जब ये छुट्टियां हो रही हैं तो वो भी रेस्ट करते हैं, तो यू नीड टू गिव देम कम से कम 3 to 4 वीक की अपनी तैयारी करें और एग्जाम में। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें ऑनलाइन दे दें, ऑनलाइन के वी नो व्हाट आर द पिटफॉल और बग्स इसके अंदर है। सो आप डिसाइड वंस फॉर ऑल करें। दिस शोज कि आप में स्टेबिलिटी कितनी है, आपने कितने कंपोज तरीके से फैसला किया है और जो फैसला किया उस पर तमाम की सोच शामिल है सूबों की और कोई चेंज नहीं होगी। ये अगर तो ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर बार ऐसे ही होता है कि आप फौज करके और फिर बाद में चेंज करते, एक रिफ्लेक्ट वेरी पुअर जो गवर्नेंस होती है उसके बाद। जी आया सर, देखिए इस गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट सारे फैसले प्रेशर ड्रिवन है। जैसे ही प्रेशर पड़ता है यू टर्न, वो तो क्योंकि वो कहते भी हैं यू टर्न अच्छा होता है, इसलिए उन्हें लेने में कोई मजायका भी नहीं होता। फौरी जैसे ही वो वक्त आता है यू टर्न लेके निकल जाते हैं पतली गली से। और फिर स्टूडेंट्स का मामला ये है कि वो घर में को बंदा वेला रहना शुरू कर देना तो फिर वो काम पे नहीं जाता। उसके बाद उसका दिल करता है कि बस घर पे बैठा रहूं, खाना वाना मिल रहा है स्कूल से। स्टूडेंट्स का भी यही हाल था ना कि इतना अरसा जब घर पे बैठ गए तो अब उनका दिल नहीं करता पढ़ने को। जब पढ़ने को दिल नहीं करता तो फिर इम्तहान देने को क्यों दिल करेगा। हालांकि हमारा जो सिस्टम है इम्तहानात का वो तो इतना बुरा है कि बेशुमार जगह पे तो आराम से नकल चल रही होती है। हम तो देखते हैं कि पूरे पेपर्स आउट हो जाते हैं। नहीं, पेपर्स आउट होते हैं और फिर पूरे वो बिके होते हैं। वो एक सेंटर वो सब आराम से नकल कर रहे होते हैं और पेपर किस लेवल के आउट हो रहे हैं आप ये अंदाजा करें ना इस मुल्क में। तो इन चीज़ों पे तो कोई चूँकि तवज्जो नहीं है तो स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बिल्कुल ठीक बात है, जैसे ही सोशल मीडिया पे प्रेशर इन पे बनता है उसके बाद ये फ़ौरन पीछे हट जाते हैं। बाकी प्रेशर शायद इतना ये महसूस नहीं करते। मुझे लगता है कि इनको लगता है कि सोशल मीडिया का प्रेशर ही असल प्रेशर होता है। तो इनसे कुछ भी मनवाना हो तो मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे आप कैंपेन चलाएं, बड़ी आराम से ये आपकी बात मान जाएंगे। जी इलियास साहब, जो भी फैसले किए इन्होंने आज जो सारे सूबों के बुला के जो किए उसमें भी ये क्लियर नहीं थे। जो सूबों ने इनको कहा, बात की, इन्होंने खुद होमवर्क वगैरह नहीं किया हुआ था कि किस तरह पेपर लेने, क्या तरीका कार करना है, किस तरह। जो फिर बात यही है कि क्लियर ना होने की वजह से इन्होंने जो सूबों ने इनको राय दी है उसके मुताबिक कर ली। क्योंकि उन्होंने देखा जो बच्चों का प्रेशर आ रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर, तो इसलिए उस सूरत हाल को देखते हुए इन्होंने कहा कि उनको थोड़ा टाइम दें ताकि ये पेपर इनसे लिए जा सकें। यही सूरत हाल हुई है क्योंकि इनकी कोई अपनी पॉलिसी नहीं थी। ये इसको देख के उजलत में इन्होंने ये फैसले किए ताकि बच्चे एहतजाज ख़त्म कर दें, वरना ये डरे हुए थे कि बच्चे इस तरह पूरे मुल्क में ना निकल आएँ और एहतजाज शुरू कर दें, क्योंकि फिर इनसे बाद में ये कंट्रोल नहीं होना था। इनको चाहिए था मुकम्मल होमवर्क करना चाहिए था। पहले जिस तरह था एक टाइम था उसके मुताबिक क्लासें किसी तरह करनी है 50% या 100% पर, उस पर जो सूरत हाल तो SOPs को फॉलो करवाते, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बताया, बस यही ऐलान किया। सही है जी, प्रेशर पर फैसले करने वाली ये गवर्नमेंट और इनके लिए तो यू टर्न अच्छे होते हैं। बहरहाल राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए।